दूसरा कैसे नेचर टाइम में अपॉइंटमेंट है और हमें एग्जाम्पल सब दे देंगे आपको, ठीक है, वो उससे मिल जाएगा वहाँ पर यही तीन चीज़ें ऐड दीजिए आप। सॉरी सर, ये माइक चेंज कर लें, इसमें ना आवाज़ का इशू है। थैंक यू। ये बुक खोलिएगा ज़रा दिखाएंगे, बुक कहाँ पड़ी है? सर ये सामने डेस्कटॉप पे है। कौन, ये वाली? जी नहीं, ये क्वेश्चन बैंक है। ये जी इस पे ना खोलिए, इस पे आ जाए बस। ये देखें, ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 705, ठीक है, आ गए बोर्ड पे, ठीक है, 705। अच्छा नीचे लिखा 7.1 में व्हेन ऑडिटर मॉडिफाई 235। स्क्रीन पे आ जाए, मैं जल्दी ज़्यादा देर नहीं गुजार रहा यहाँ पे, स्क्रीन पे आ जाए, इस पे आ जाए, इस पे 7.1 व्हेन ऑडिटर मॉडिफाई लिखा हुआ। अच्छा इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स, एविडेंस लेने के बाद कंक्लूड क्या कर रहा है, ठीक है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम, ठीक हो गया। हमने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, सेकंड क्या है, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वही वर्ड जो मैं बोल रहा था, ऑडिटर्स इनएबिलिटी, ठीक है। ऑडिटर कहता है मैं, मुझे एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, यहाँ ब्रेक मार देते हैं। मुझे तो यहाँ तक कोई मसला, चलें आगे। अच्छा आगे ना एक नया टर्म मैं समझाने लगा आपको, परवेसिव, इसको समझ लें फिर हम आगे चल सकेंगे, इस अदरवाइज हम आगे नहीं चल सकेंगे। परवेसिव, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना आज ही, ठीक है, दोनों हाथों से, दोनों साइड की दाढ़ों से इस कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, याद रहेगा। अच्छा परवेसिवनेस पता क्या, परवेसिवनेस स्कोप लिमिटेशन या मटेरियल मिसस्टेटमेंट के हायर मैग्नीट्यूड को बताने की एक टर्म यूज होती है। हम कहते हैं यार एक, यार आग लगी, यार बहुत बड़ी आग लगी, यार मैं जा रहा था, वो मैं मुझसे मोबाइल खींच के ले गया, यार हमारे घर बैंक में डकैती हो, इतना बड़ा एक इवेंट हो, ठीक है। तो स्कोप लिमिटेशन या मटेरियल मिसस्टेटमेंट कि परवेसिव इफेक्ट को बताने का तरीका है उसके, ठीक है। और हम, आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़े होंगे, ऑडिटर क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा है हमने, हम पढ़ेंगे चैप्टर में 13 हमारा इसी भी है। तो सीधी पता है बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका, ठीक है। और बहुत बड़ा इफेक्ट कैसे है, इतना बड़ा इफेक्ट है कि अब सारे के सारे अकाउंट्स मिसलीडिंग हो गए। अब क्या हो गया, अकाउंट्स क्या हो गए, मिसलीडिंग। या अगर एविडेंस नहीं मिला तो इस एविडेंस ना मिलने का इफेक्ट इतना बड़ा है कि हमें पूरे अकाउंट्स का ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। एक होता है छोटी सी, आप ऑडिट करें जी, डेटर्स का रिकॉर्ड नहीं मिला और डेटर्स की छोटी सी अमाउंट थी, बट ठीक है, मिस स्टेटमेंट है, सॉरी स्कोप लिमिटेशन है, हम कहते हैं ठीक है एक छोटा इफेक्ट है इसका, नॉन परवेसिव इफेक्ट है, ठीक है, समझ गए। परवेसिव क्या होता है कि किसी भी इवेंट का, एक किसी स्कोप लिमिटेशन का या मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कलेक्टिव इफेक्ट इतना बड़ा हो गया है कि सारे के सारे अकाउंट्स ही, ठीक है, इतना बड़ा इफेक्ट हो गया कि अब यहाँ पे ये बात आगे नहीं चल सकती, ठीक हो गया। चले आगे।
क्यों जी? पक्की बात है। मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूँ। एक मैं यूज़ करता हूँ अल-फतेह स्टोर्स की एग्जांपल। अल-फतेह स्टोर्स गए हुए हैं, ठीक है? अल-फतेह स्टोर्स में प्रॉपर्टी प्लांट अमाउंट कितना होता है? शायद 0 के बराबर, 1 कर लेते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। लैंड रेंट की, बिल्डिंग रेंट की, फ्रेम रेंट के, फर्नीचर रेंट का, या फर्नीचर का 2 या चेयर्स होती हैं सारी, ठीक ऐसे ही होता है ना। रैक्स, कुछ 2-4 टेबल होते हैं, फर्नीचर वो मैंने डाल दिया, तो प्रॉपर्टी प्लांट अमाउंट टेक्निकली होता ही नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स। डेटर्स कितने होते हैं? 0। स्टॉक्स कितने होते हैं? 95% ऑफ द बैलेंस शीट। बाकी कुछ कैश डाल दें तो ये बैलेंस शीट है आपकी। यहाँ इक्विटी आ जाएगी, नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, ये बैलेंस शीट बन गई। रफली यही बैलेंस शीट होगी ना, कोई मसला? ठीक है। आप ऑडिट करने गए अल-फतेह स्टोर्स का, आपको जाके पता लगा कि स्टॉक्स मटीरियली मिसस्टेटेड हैं। स्टॉक्स, अब क्या इसका नॉन परवेसिव इफेक्ट होगा? अगर स्टॉक्स मिसस्टेटेड है तो फिर ठीक क्या है पूरी बैलेंस शीट में? स्टॉक्स अगर मिसस्टेटेड हैं तो बैलेंस शीट में ठीक क्या है? समझ गए? याद रहेगा परवेसिव इफेक्ट। अच्छा, आप ऑडिट करने अल-फतेह स्टोर्स का, पहले मिसस्टेटमेंट की बात होगी ना। वो कहते हैं आप आए, हम ऑडिट करें, चाय शे पिए, बस आपने एक काम करना है, स्टॉक्स चेक करने की इजाज़त नहीं आपको। स्टॉक्स नहीं चेक कर सकते हो तो आपके यहाँ मैं करना क्या? मैंने ढोलकी बजानी है बैठ के, ये मुझे लूडो ला दें? करना क्या है? मुझे एविडेंस मिला किसी का, अगर स्टॉक्स का नहीं मिल रहा। समझ गए? याद रहेगा कलेक्टिव इफेक्ट। अच्छा, एज अगेंस्ट हम आ जाते हैं नियाग्रा मिल्स में। ये पहली परवेसिवनेस की पहली चीज़, यानी परवेसिवनेस है क्या? स्कोप लिमिटेशन या की सिग्निफिकेंस को बताने के लिए टर्म यूज़ करते हैं कि छोटी मोटी स्कोप लिमिटेशन नहीं है, छोटी मोटी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है? बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि सारे के सारे अकाउंट्स इससे क्या हो गए इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट। और स्कोप लिमिटेशन में क्या हो गए हैं कि एविडेंस नहीं मिला सारे अकाउंट्स पर। ठीक है, याद रहेगा जी? बोले हैं, बोला करें, इंटरेक्ट किया करें तब हम आगे चलें। मैं इंक्वायरीज करने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? समझ नहीं आई? अल-फतेह स्टोर्स देखा हुआ कितनी दफ़ा गई हैं? ठीक है, ये बैलेंस शीट ठीक लग रही है रफली आपको? एक्चुअली तो नहीं मैं बना सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है, लेकिन एक रफली तो ठीक लग रही है ना। आप ऑडिट करने गए हैं, ऑडिट शुरू किया, पता लगा डेटर्स स्टॉक्स में मिस स्टेटमेंट है। स्टॉक्स क्या है? मटीरियली, बाकी सब कुछ ठीक है, डेटर्स क्या है, स्टॉक्स क्या है? ठीक है, तो मुझे बस ये बताएं कि क्या इसका परवेसिव इफेक्ट है या नॉन परवेसिव? क्यों? क्यों? इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि अगर ये गलत है तो बैलेंस शीट में ठीक क्या है? इसका मतलब है इसकी वजह से सारे के सारे अकाउंट्स ही मिसलीडिंग हो गए। समझ आ गया? आगे चले। अब आप आगे ऑडिट करने अल-फतेह का, वो कहते हैं जो ऑडिट करना करें, हमें कोई मसला नहीं है, बस आपने स्टॉक्स नहीं चेक करने। स्टॉक से एविडेंस ठीक हो गया तो आपने फिर करना क्या है क्या? और समझ आ गया? पक्की बात है जी, चलें आगे। मैं कंपनी चेंज करने लगा हूँ, ठीक है? बस यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि यहाँ पे अगर स्टॉक्स की वजह से कोई मिसस्टेटमेंट है या स्टॉक्स की वजह से कोई स्कोप लिमिटेशन है तो इसका कौन सा परवेसिव इफेक्ट है? मटीरियलिटी तो बहुत पीछे रहेगी, मटीरियलिटी तो
ठीक है, मटीरियलिटी तो ये बिल्कुल ऐसी है। एक बंदा आपसे कि जी मेरी शादी हो गई है, आपके शादी के दिन रखे थे, मंगनी हुई थी कि यार हुई थी तो शादी हुई है, तो मटीरियलिटी तो पीछे बहुत रह गई, अब तो बहुत आगे आ गए हैं, मसला बढ़ गया है। एक मशहूर टर्म है ना पिछले 3-4 सालों में, गल बढ़ गई है। तो यहाँ पे बात वाकई बढ़ गई, इंस्टिगेट कर गई। समझ आ रही चीज़ें, चलें आगे। पक्की बात है, मैं कंपनी चेंज करने लगा हूँ, इसकी जगह मैं लेके आ रहा हूँ नियाग्रा मिल्स। ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है। यहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है, इंटेंजिबल स्टॉक्स भी हैं, स्टॉक्स भी हैं, डेटर्स भी हैं, ठीक है, कैश भी है। तो मैं ये रफली, मुझे नहीं पता क्या बन रही है, इस तरह की बैलेंस शीट होती है। फिर कुछ आपके क्रेडिटर्स भी हैं, यहाँ पे प्रोविजंस भी हैं, टैक्सेस पेएबल हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी हैं, लीज लाइबिलिटीज़ भी हैं, इक्विटी भी है। ठीक है, पहले अल-फतह में क्या था कि मसला एक सिंगल जगह पे कन्फाइंड था। मसला कहाँ था, कन्फाइंड था, यहाँ मसला ठीक हो गया। यहाँ पे किसी एक जगह मसला नहीं है, बल्कि डिफरेंट जगहों पे है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट किया, पता लगा स्टॉक्स भी गलत हैं, डेटर्स भी गलत हैं, या क्रेडिटर्स भी गलत हैं, ये भी गलत है। इंडिविजुअली जो फिगर्स है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसका कलेक्टिव इफेक्ट मिला के क्या हो रहा है, परवेसिव। समझ गए? ठीक है, अल-फतह में क्या था कि स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन वाज कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस, सिंगल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड दैट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस वाज सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल-फतह समझ गए? यहाँ आ जाए, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन इज नॉट कन्फाइंड टू सिंगल अकाउंट बैलेंस बट टू मल्टीपल चीज़ों की क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से चीज़ें क्या हो गई, परवेसिव। याद रहेगा। और परवेसिव क्या होता है, हायर मैग्नीट्यूड, किस चीज़ का, स्कोप लिमिटेशन का या अच्छा। इसमें ना अगर आप ये आए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आप आज डेफिनेशन मिलेगी, ये देखिए। तो 7.5 से ऊपर एक विंडो आ रही है, विंडो आ रही है ना, जल्दी से आ जाए इस विंडो पे। ठीक है, इस विंडो में आप देखें डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है, परवेसिव की। ठीक है, मैं इसमें सेकंड लाइन से पढ़ा हूं, डेट। ठीक है, पूरी टर्म पढ़ता हूं बल्कि। अ टर्म यूज, मैंने क्या कहा था कि टर्म यूज की जाती है किसी चीज़ की हायर मैग्नीट्यूड बताने के लिए। ठीक है, ये वही बात की हुई है इसने। ठीक है, थर्ड लाइन में आ रहा हूँ, परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज दैट इन द ऑडिटर्स पढ़ा हुआ जजमेंट क्या होती है, अगर ना पढ़ी होती है हमें कहना सही जजमेंट क्या होती है, सारा परवेसिव का कॉन्सेप्ट छोड़ के जजमेंट पढ़ना शुरू कर देना हमने। ठीक है, अब आगे पहली लाइन पे आए, आर के जो इसके इफेक्ट्स है ना, परवेसिव इफेक्ट्स क्या है, आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। कौन सी एग्जांपल होगी, आर नॉट कन्फाइंड टू, ठीक है, बट टू मल्टीपल। सेकंड में कहता है इफ सो कन्फाइंड, कि अगर किसी जगह एक जगह कन्फाइंड भी है तो रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया। और तीसरा क्या कहता है, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर, क्योंकि किसी डिस्क्लोजर की बात हो रही है तो ऐसा डिस्क्लोजर उड़ा दिया जो फंडामेंटल था, जिसके बगैर तो आगे चल नहीं सकते थे। जिसके बगैर आगे चल ही नहीं सकते थे। ठीक है, समझ आ गई? क्या एग्जांपल है, कल मैंने एग्जांपल दी थी वो सॉल्ट वाली, पैरासीटामोल वाली, उसके बाद चल सकते हैं आगे?
अगर वो डिस्क्लेमर ना दिया जाए तो बात चलती है आगे। समझ आ गई? ठीक है, परवेसिव इफेक्ट समझ आ गया? हौसला, हौसले में सब लोग इस तरह सेम डेफिनेशन पूछेगा या डेफिनेशन कभी नहीं आई ऑडिट में, प्रैक्टिकल चीज़ है ना। ये कौन सा मॉइस्चर लोग पढ़े, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल सिनेरियो में आएगा। मैंने आपको जब समझाया है, मैंने डेफिनेशन आपको बाद में पढ़ाई, बुक बाद में खुलवाई, एग्जांपल्स, 2 सिनेरियो जनरेट किया आपने, सब रियल टाइप सिनेरियो, हवाई सिनेरियो नहीं, वो कंपनीज नहीं जो जापान में है, टोक्यो में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, कहाँ की। ये 3 मिनट की वॉक पे नियाग्रा है, 1 मिनट की वॉक पे होंडा है, और ये पीछे आपके क्या कहते हैं 2-4 मिनट की वॉक पे अल्फतेह स्टोर्स है टोटा के साथ। तो मैं आपको यहाँ की फैसलाबाद की एग्जाम्पल, आपको यहाँ लगेगा मैं अपने को हवा की, आसमान की, या ज़ेरे ज़मीन को 700 मीटर नीचे की कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, या मार्स की, जुपिटर की, मून की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। यही सिनेरियो है ना पेपर में। अच्छा, एग्जामिनर कौन होता है आपका, पेपर कौन बनाता है? इंडिया वाले, इसराइल वाले, अमेरिका, कौन बनाता है? पाकिस्तान में कौन? बीकॉम, डॉक्टर साहब, कौन? डीसीओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन? कोई ऐसे ही बंदा जैसे मेरे जैसे कोई बना रहा होगा, नलायक आदमी, ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कौन? जो प्रैक्टिसिंग है। प्रैक्टिसिंग भी डिफरेंट तरह की होती है, कंसल्टेंसी भी है, टैक्स भी है, एडवाइजरी भी है, उसमें से भी कौन? जो ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑडिट में यही एग्जांपल देनी, कहाँ की एग्जांपल देगा वो? अगर मुझे पेपर बनाना पड़ जाए, एज्यूम के वैसे मैं बना नहीं सकता बाय लॉस टीचर पेपर, लेकिन मेरे जैसे क्यों बना रहा है ना, तो कहाँ की एग्जांपल ले रहा होगा? लाहौर का, और लाहौर की ले रहा होगा, हैदराबाद का होगा तो डेरा गाजी खान का होगा तो सराइकी की एग्जांपल ले रहा होगा। ठीक हो गया, ऐसे ही होगा ना। तो यही पेपर में आनी है। परेशान नहीं होना कि पेपर में ये बुक 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 तो मैंने उड़ा देनी साइड पे, बुक तो हमने पढ़नी कोई नहीं, हमने तो स्टोरीज पढ़नी है सही वाली। और आना क्या पेपर में? बुक आनी है। क्यों जी, क्या आता है पेपर में? सिनेरियोस होते हैं। आप एक ऑडिट कर रहे हैं फलानी कंपनी का, वो टेक्सटाइल में डील करती है। अगर पहले आपने समझना फेल है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप भी समझ गए कि फेल है, ठीक है। अगर सिनेरियो लगे तो फेल हो जाएंगे। इतनी नेगेटिव अप्रोच से तो पेपर नहीं पास कर सकते, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ यार सिनेरियो, इसमें जो मैंने आज बातें की हैं, कोई इसमें मैंने मिसाइल बनाने का तरीका बताया, या मैंने कोई इसमें बिरयानी बनाने का तरीका बताया नहीं है। इतनी सादी बातें की हैं। अगर ये बातें छोड़ दें सीए को, मैं आई कॉम के बच्चे को करता तो समझ लेता। आई कॉम का बच्चा, बी कॉम का कोई किसी खोती मॉडल यूनिवर्सिटी का बच्चा भी समझ लेता। आप तो सीए के बच्चे हैं, आप तो आगे हैं, उससे ऊपर ऊपर हैं बहुत, ठीक है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है? खोता इन, 4 साल बाद खोता आउट, यही होता है ना यूनिवर्सिटी में। तो वो खोता अगर बात समझ सकता है, आप तो ऊपर है उससे बहुत, खोते के ऊपर नहीं है, मीन्स के स्ट्रेचर में ऊपर है उससे बहुत, ठीक है। तो फेल हमने नहीं होना, ये नहीं समझना फेल हो गए। वो अल्फतेह की बात करी, मैं फेल, मैं गई, ठीक है। ये काम नहीं करना, ठीक हो गया। मैं तो हंसता हंसता बुक के बगैर, बुक तो मैंने ऐसी फजूल में खुलवा लिया आपसे, आज खुलवानी नहीं थी, ठीक है, बुक के बगैर ही। और अगर ऑडिट का पेपर पास करना है तो
इस बुक को सबसे बड़ा दुश्मन समझना पड़ा। ये नोट कर लें, आज लिखें, ये वो माशत उलूम नहीं, रटा मार लो, इस्लामियात नहीं, वालिदैन के हकूक़ याद कर लो, कायदे चौदह याद कर लो, सलीबी जंगें याद कर लो, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लानी चीज़ें याद कर लो। पेपर है ठोक दो, बाजू ऊपर करो, फिर ऐसी की तैसी सलीबी जंगों की, ऐसी की तैसी जंगलात के फ़ायदों की, ऐसी की तैसी हमसायों के हकूक़ की। ठीक है, ये तो उसमें आपको सिनेरियो देना है पेपर में कि आप ऑडिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑडिट कर रहे हैं एक कंपनी का, विच डील्स इज टेक्सटाइल, कंपनी का नाम ये है, उसका CFO ये है, ये एक पूरा सिनेरियो देके ये मसला बताए। अब आप बताएं एज ए प्रोफेशनल कि क्या करना है। ठीक है, वहाँ तो परवेसिव नहीं आना। पिछले 15 साल में परवेसिव का वर्ड ही इस्तेमाल किया पूरे पेपर में उसने। आपने 5 पेपर किए पूरे एक पे दफ़ा परवेसिव का लफ्ज़ नहीं लिखा होगा। ये तो कंसेप्ट लेके आगे चल रहा है, ऊपर जाना है हमने बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। मेरा नहीं ख्याल पिछले 5 सालों के पेपर में परवेसिव का लफ्ज़ आया। ये तो बहुत छोटी चीज़ है ना, समझ लिया, उसको आगे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह सिनेरियो में। ठीक हो गया। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। खान साहब कहते हैं ना कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है जी, चलें आगे। ठीक है, मैं सिर्फ वो आपको कॉन्फिडेंस पिल्स दे रहा था कि मैं समझ लें फेल हो गई, क्यों समझ लें, पास होंगे। जो पास होते हुए हैं पहले बच्चे यहाँ पे, वो क्या खाते थे या कहाँ से आते थे, ये क्या चीज़ एक्स्ट्रा थी। ठीक है, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ कीप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बुक क्या आपकी, तो ये ऑडिट की, मैंने कहा ऑडिट केमिस्ट्री मैच करें। मेरे भी बड़ा आसान था, मैं शुरू कर दूँ ABCDEFGH और पढ़ा के चले, मैं पढ़ता रहा, अब पढ़ी शुरू कर दिया था पढ़ना। मैं खड़ा, हाँ जी समझ आ गई जी, अगला पैराग्राफ पढ़े, समझ आ गई जी। बड़ा आसान काम है बहुत। लेकिन ठीक है, मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरे 15-20 मिनट की ड्राइव है, मैं सोच रहा हूँ आज ये पढ़ाना है, तो आज मैं उसको क्या एग्जाम्पल दूँ, फिर क्या एग्जाम्पल दूँ, फिर क्या एग्जाम्पल दूँगा, ताकि ये एग्जाम्पल पेपर में आनी है। यही एग्जाम्पल आएंगे ना पेपर में। हाँ, अल्फाजा स्टोर नहीं होगा, इम्तियाज़ हो जाएगा। नियाग्रा मिल नहीं होगी, रफीक स्पिनिंग मिल हो जाएगी। अब आपने ये नहीं कहना वो तो रफीक स्पिनिंग, मैं गया। ठीक है, ये नहीं कहना। ठीक है, आ रही तो आ जाए, कर लेंगे, संभाल लेंगे, देख लेंगे। ठीक हो गया। सिर्फ कॉन्फिडेंस पिल दे रहा हूँ आप लोगों को, हाई मोरल के साथ नाश्ता करके आके कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करें। पहले लोगों ने, मैंने भी किया, मैं भी ऐसे ही बैठा था। मैं कौन सा पीछे से 4 राउंड पैदा हुआ था, बच्चा पैदा हुआ, नाम के उस्मान गनी FCA बैठ के रगड़े खा के जलील हो के किया। ठीक है, मैं कौन सा फेल नहीं हुआ, मैंने कौन डबल ट्रिपल दफ़ा अटैम्प्ट नहीं दी है। ठीक है, मेरे फादर ने वैसे ही किया, भाई ने वैसे ही किया। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। आपके फेल होने 15 मिनट ज़ाया हो गई। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे, ये लेसन लेना है यहाँ से। सुन लें गौर से कि अगर किसी स्टेटमेंट का मटीरियल बट नॉन परवेसिव फैक्टर, मटीरियल बट, और अगर किसी का मटीरियल एंड परवेसिव, मटीरियल होना ज़रूरी है। मटीरियल नीचे मटीरियल होगा तो परवेसिव होगा ना। ये तो हो सकता है परवेसिव हो जाए, हम पूछे मटीरियल था, डेफिनेटली था तो परवेसिव हुआ। मटीरियल तो मटीरियल ही लेवल है, परवेसिव तो बहुत बड़ा हायर मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। ये समझ लीजिए कि अगर किसी स्कोप लिमिटेशन में मटीरियल बट, तो आपने क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी है। कौन सी? और अगर स्कोप लिमिटेशन है और उसका ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई इफेक्ट
है पर persuasive नहीं है। परसुएसिव हमने पढ़ा था लिमिटेशन में, ठीक है। परवेसिव ने कहाँ पढ़ा था कि परसुएसिव इफेक्ट है। क्या एविडेंस पढ़ा था कि एविडेंस परसू करता है, कंक्लूड नहीं करता, ये पढ़ा था। वो परसुएसिव, ये वर्ड क्या है? परवेसिव, ठीक है। दोनों को अलग अलग रखना है। मटीरियलिटी क्या होती है? कोई चीज इतना बड़ा मुझे इफेक्ट करते हो डिसीजन इफेक्ट करता है, हाँ ठीक है। ये नियाग्रा मिल्स अकाउंट है, इसमें स्टॉक्स भी आ रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी आ रहे हैं, डेटर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, रिसीवेबल्स भी आ रहे हैं, कैश भी है, ठीक है, और कोई सेल्स से रिफंडेबल भी है, ये एसेट्स बन रहे हैं। सब कुछ ठीक है। सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। मटेरियल है कि नहीं? 10% ऑफ द बैलेंस शीट मटेरियल है। मटेरियलिटी क्या होती है कि लोगों के डिसीजन को हिट, मटेरियलिटी है। अब मुझे इतना परवेसिव है, क्लियर हो गया? ठीक है जी। जो आपने कहा मुझे लगा समझ नहीं आया आपको। मतलब वो इकोनॉमिक परवेसिव का मतलब क्या था? हमने क्या पढ़ा था जो सारे कि इस मिसस्टेटमेंट की वजह से इसका इतना बड़ा इफेक्ट है, इतना हायर मैग्नीट्यूड है कि सारे के सारे अकाउंट्स ही मिसलीडिंग हो गए। यह परवेसिव। अब क्या मुझे बताएं, सोच कि ये परवेसिव है? क्या मिसस्टेट हो रहा है? सिर्फ वो डेटर्स, वो इंटेंजिबल एसेट्स, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ वो मटेरियल है, तो क्या हो गया? मटेरियल, बट यहाँ पे क्या? मटेरियल तो है ही एंड परवेसिव, ठीक है। मैं तीसरी मरतबा कह रहा हूँ आपसे कि कम बोलना है, सोच के, ठीक है। मुझे क्वेश्चन करने पे बिल्कुल भी इतराज़ नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि ये एब्रप्ट आंसर करने की हैबिट पेपर में डेवलप हो जाए। पेपर में सिनेरियो आता है, हम पता क्या करते हैं? सिनेरियो आ गया, प्रोफेशनल जजमेंट, ऐसी की तैसी में तो पढ़ के आई, प्रोफेशनल, उसने पूछे कुछ और हुआ। हमें एब्रप्ट आंसर देने की आदत पड़ी हुई है, तो ये हैबिट लेके हम पेपर में ना बैठ जाए। इसलिए मैं आपको टोकता रहूँगा कि ये नहीं फ़ौरन नहीं बोलना। मैंने कौन सा कोई पजल रखा हुआ है, वो क्या कहते हैं, वो दबा के मैं कहूँ हाँ जी ये पहले दबाया था, यहाँ से दें, ये नहीं जी सुजुकी आपकी, मेरा टोटा आपकी। मैंने कोई नाम नहीं देना, मैंने कुछ शायद सेमेस्टर में चाय कप नहीं पिलाना, ठीक है। तो कोई नाम नहीं मिलना, मुझे शाबाश भी नहीं मिली, बल्कि थोड़ी सी हल्की हल्की ढोलकी मैंने बजा देनी कि यार ये क्या किया यार, इतनी जल्दी आंसर देके गलत कर दिया, ठीक है। तो ढोलकी बजवाने से बेहतर है सोचे समझे तसल्ली से। पेपर में ये करना है, क्वेश्चन आया, सिनेरियो पढ़ा, फिर पढ़ा, उसके बाद क्या किया, फिर पढ़ा, बॉल पेन बंद कर दिया, सोचे, छत को देखें यार पंखे कैसे, तसल्ली से सोच के टाइम फिर आंसर करता है। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, 3 लाइनों में आंसर होता है, 3 लाइनों में 20 नंबर 22 नंबर 18 नंबर होते हैं, ठीक है। ये कौन सा मॉइस्चर चलूँ मैं कि वो गिट्ठे आपके नंबर देगा यार, 3 गिट्ठे हो गई 8 नंबर हो गए। प्रोफेशनल बनने ना, हमारे पास क्लाइंट आता है आके, ये सिनेरियो मैं नियाग्रा मिल्स से हैं, मैं वहाँ पे ये हूँ, वहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये ट्रीटमेंट है। इतनी वो बड़ी 15 मिनट की तमीज़ बांधता है, हम उसको 1.5 सेकंड में यही करते हैं ना। प्रोफेसर कहाँ स्टोरियाँ सुनाता है, टाइम है उसके पास। ठीक है, मैं अब कल की बात है, मैं ऑफिस बैठा हुआ था, एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी मैं एक मैटर पे आपसे ओपिनियन लेना है। मेरा क्लाइंट नहीं है, रियाज अहमद एंड कंपनी का क्लाइंट है। उसने कहा हमें, वो हमारे ऑडिटर्स हैं, हमारा टैक्स कंसल्टेंट जो भी है, उसने हमें एक टैक्स ओपिनियन दिए, हम ले चुके हैं ओपिनियन आपके पास आए हैं, सारी उसने मुझसे 35 मिनट लगा के ना स्टोरी, मेरा टाइम ज़ाया किया, हो गया। और आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है? मैंने कहा ये ओपिनियन है। कहते हैं बहुत शुक्रिया। लिटरली मैं 2 लफ्ज़ बोले, कहता अभी फीस कितनी? मैंने कहा मेरा स्टाफ बिल कर देगा
अब मैं क्या करता, सलीबी जंगल लिखनी शुरू कर देता हूँ वहाँ पे। क्या करता, प्रोफेशन बंद नहीं करता है। डॉक्टर साहब के पास क्या होता है, मरीज जाता है, डॉक्टर साहब मेरा गोडा भी नहीं ठीक, मेरा ये भी नहीं ठीक, मेरा वो भी नहीं ठीक, मैं मर गई, मैं लुट गई, मैं टुटदी है तो इंज होंदा है, मैं खांदी है तो इंज होंदा है, मैं कंधा से सीख निकलता है इंज, वो बोलती जाती, वो कहता है ठीक है, वो बुला के ना लिख के कहता है ये ले जाओ दवाई लेना। वो पूछते पीछे पीछे तुझे कितने इंडिया दे हो तो कोई वो क्या करता है, प्रोफेशनल बंदा ही करेगा, वो पूरी नेट शेल बात करेगा। पेपर में आपने क्या करना है, पेपर में क्या करना है, वही नेट शेल बात करना है। अच्छा कब करेंगे आप, जब सिनेरियो समझ के एब्रप्ट आंसर करने की आदत नहीं होगी। एब्रप्ट के आंसर को तो फोन लेके फारग हो जाएंगे और घर आ गएंगे, मामा जी मुझे मिल्क शेक बना के दे, पेपर ठोक के आए मुझे आई नहीं पेपर, अम्मा भी आम ज़्यादा डाल के ना कि बच्चा मेहनत करके आया है, मिल्क शेक बना के देते हैं, रिजल्ट आता फेल होता है। रीज़न क्या होती है, रीज़न होती है कि सवाल समझने की हैबिट ही नहीं थी, हम अच्छे रीडर ही नहीं थे, सब्र ही नहीं था, करके बोल के चलो खत्म। ठीक है, तो ये हैबिट नहीं डेवलप करनी। ठीक है, सोचें समझें फिर बोल, कहाँ परवेसिव है कहाँ पे परसुएसिव है, इनको अलग अलग रखें। कोई जल्दी नहीं बोलनी, जल्दी बोल के गलत बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, मैं सबको कह रहा हूँ पूरी क्लास को, परवेसिव को अलग, परसुएसिव को अलग, बिरयानी अलग, पुलाव, खिचड़ी, जर्दा, मतंजन, हाँ लोगों के सारे इकट्ठे नहीं कर देना हमें। ठीक है, उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी तो मैं है कोई नहीं, जल्दी तो मुझे होनी चाहिए ना, मैं आज एक टारगेट लेके आया हूँ, मैंने ख़त्म करना है, मेरा टारगेट आज मीट नहीं हो रहा, जल्दी तो मुझे होनी चाहिए। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं, ये बुक में 6 दिन बंद करानी पड़ी, मैं बंद करवाई रखूँगा जब तक कॉन्सेप्ट समझ ना आया। ठीक है, तो इस पर फोकस करें। ठीक हो गया, क्या आज का टॉपिक है हमारा, कि अगर मटेरियल हुआ, स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या हुआ, और तो हम नॉन परवेसिव सिर्फ मटेरियल है, तुम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे क्या देंगे। ठीक है, ये यही बना हुआ, इसी चीज़ को डिसेंट करके बना देंगे, ये बना हुआ टेबल। ये देखें ना, मटेरियल एंड परवेसिव, और ये दोनों सूरतों में क्वालिफिकेशन, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, समझ गए जी। अच्छा जी, मैं आपको ना क्विकली इस चैप्टर का राउंड अप दे रहा हूँ। 7.1 में क्या कहता है, दो बातें करता है, इन बुलेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। पहले में कहता है 7.1 कब लगेगा, 705 कब लगेगा, जब दो मसले होंगे, मटेरियल में स्टेटमेंट और ये दो पैराग्राफ हो गए। ठीक है, हो गए। उसके बाद आ गया 7.2 में मटेरियल में स्टेटमेंट क्या होती है, समझा रहा है आपको प्यार से कि मटेरियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो 3 बातें करता है नीचे जाके, 3 बुलेट्स आ रहे हैं। पहला क्या है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्टेड, मैंने क्या कहा था, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा है मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तीसरा है सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी। समझ गए, यही बातें पढ़ी हमने। अच्छा, आगे मैंने आपको गलत पॉलिसी सेलेक्ट करने की एग्जाम्पल्स दी थी, मैंने आपको रॉन्ग सिलेक्शन की एग्जाम्पल दी थी, और सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी की एग्जाम्पल दी थी। उसने हर एक के अंदर, जैसे पहले में क्या किया हुआ है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्टेड पॉलिसीज, उसकी 2-3 एग्जाम्पल्स दी थी आपको। आगे एप्लीकेशन की एग्जाम्पल्स दे दी, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी की एग्जाम्पल दे दी। समझ गए जी। आगे 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 आ जाए, स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन हमने क्या पढ़ा था, तीन तरह से स्कोप लिमिटेशन होती है, 3 तरह से पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहली कौन सी थी, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल। ठीक है, उसकी आगे देखें 2 एग्जाम्पल लिखी हुई है। बियॉन्ड कंट्रोल क्या है, स्टॉक डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है उसमें, स्टॉक क्या हो गया, हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ी थी, वॉर हो गई, अल्लाह माफ करे, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया। ठीक, यहाँ गवर्नमेंट ने काबू कर लिया, रिकॉर्ड सीज कर लिया।
नैब ले गया उठा के, यही पढ़ा ना हमने, एग्जाम्पल में डिफरेंट है। अब मैं बुक से पढ़ाता तो ये पढ़ाता नैब, उसने डिफरेंट एग्जाम्पल दिए, तो मेरी एग्जाम्पल्स प्लस ये आपका नॉलेज बेस पढ़ गए, ठीक है। सिंपली मैं रीड करवाता रहता तो ये 2 एग्जाम्पल्स ही मिलती हैं आपको। अब आपके पास अच्छा आगे आ जाए, सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ये 2 उसके पैराग्राफ आगे, लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, उसकी एग्जाम्पल्स आगे, ठीक है। आगे 7.4 पे आ जाए। 7.4 में क्या कहता है, 3 तरह के ओपिनियंस हैं, ये देखें 3 तरह के, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। अच्छा अब आप मुझे बताएं क्वालिफाई कब करते हैं, बोर्ड को देख के बताएं। मटेरियल स्कोप लिमिटेशन या मटेरियल में स्टेटमेंट का मटेरियल बट, तो आपने क्या करना है, क्वालिफाई। क्वालिफिकेशन पहले पैराग्राफ में है कि मैं पढ़ता हूँ 705 स्टेट्स दैट ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ व्हेन नंबर 1 ऑडिटर हैविंग बीन ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कंक्लूड्स। ऑडिटर क्या करता है, कंक्लूड करता है कि द मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटेरियल बट, यानी अगर मैं आसान करूं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मटेरियल बट, अच्छा निचले पैराग्राफ में आ जाए, ऑडिटर इज अनएबल टू obtain sufficient appropriate evidence on which to base the opinion and auditor concludes that a possible effect on the financial statement could be material but कि नॉन परवेसिव इफेक्ट दोनों का। नॉन परवेसिव में सिंपली, नॉन परवेसिव में क्या करना है आपने, नॉन परवेसिव में क्या करना है, समझ गए सारा सिनेरियो। अच्छा आगे आ जाएं, एडवर्स। एडवर्स कब दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मिसस्टेटमेंट का परवेसिव इफेक्ट है, मिसस्टेटमेंट का ऐसे ही है ना। अब आप आए इस एडवर्स ओपिनियन वाले पैराग्राफ पढ़ें। ऑडिटर क्या कहता है, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन having been obtained sufficient appropriate evidence, auditor concludes that the misstatement individually or when in aggregate with other are both material and pervasive। समझ गए हैं। उसके बाद आगे है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें पैराग्राफ नंबर 2 है, अभी नहीं पढ़ाना, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा दूंगा, 2 हम जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे इसको जाके, जब मैं दोबारा ऑफिशियल स्टैंडर्ड पे आऊँगा, ठीक है। डिस्क्लेमर में क्या कहता है कि इस सारे का इफेक्ट आखिर में लिखा हुआ है, कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव। किस चीज़ का इफेक्ट, किस चीज़ का इफेक्ट, स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट, ठीक है। अच्छा अभी जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं 7.4 में, जो आपके इस टाइम स्क्रीन पे सामने है आपके, ये पढ़ लिए ना सारे आपने, इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। मैंने सिर्फ स्किप करवाया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ नंबर 2, वो भी आप अभी नहीं पढ़ सकते, अभी इसमें फ़ायदा नहीं पढ़ने का, ठीक है, मुझे टॉपिक चेंज करना पड़ जाएगा। अच्छा उसके बाद आए आगे, वो सारी चीज़ें लेके चल रहा है और इस सारी स्टोरी को कंक्लूड का करता है इस टेबल पे जो ये आपके सामने बना हुआ है और यहाँ मैंने बनाया हुआ है। पूरे 7.4 को कंक्लूड का कर रहा है ला के इस टेबल पे, ठीक है। हाँ गलती उसने क्या की कि परवेसिव की डेफिनेशन बाद में पढ़ाता है बच्चों को, हालांकि ये काम, अगर आपने परवेसिव का इफेक्ट ना पढ़ाओ तो ऊपर आप पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही टीचर का फ़ायदा होता है कि वो आपको एक सिमेट्री में लेके चलता है चीज़ों को, ठीक है। ठीक हो गया। बोर्ड में ज़रा हम कल इसी से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसको भी कवर कर लेंगे यहीं पे। अच्छा क्वालिफिकेशन पता क्या होता है, ये क्वालिफिकेशन लगेगी ना यहाँ पे, क्योंकि ये मटेरियल है बट, तो क्वालिफिकेशन लगेगी। और अगर मिसस्टेटमेंट है हम क्या कहेंगे, इन आवर ओपिनियन, हम रिपोर्ट क्या देंगे। क्वालिफाई होता क्या, लिखते कैसे हैं, इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव, कि बात ठीक है ना ये, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर दिस, या फॉर इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर स्टॉक्स फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड, जहाँ पे गलती है उसको बता दो, इसके अलावा सब कुछ ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें स्कोप लिमिटेशन है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द
अब इफेक्ट नहीं लिखना, आप लिखना है पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि अब आपके पास एविडेंस नहीं मिला। यहाँ तो एविडेंस मिल गया था ना आपको, मिसस्टेटमेंट इफेक्ट एग्जैक्ट मिसस्टेटमेंट पता लगी। मिसस्टेटमेंट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन दैट इज रिपोर्टेड दैट शुड हैव बीन, आपको एग्जैक्ट पता लग गया 7,01,171 रुपये की मिसस्टेटमेंट है, तो आपने क्या लिख दिया? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर, यहाँ इस सूरत में इन आवर ओपिनियन। अच्छा, जब स्कोप लिमिट है तो आप एविडेंस नहीं ले सकते, यहाँ तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर, नहीं, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ क्या स्टॉक्स या इंटेंजिबल एसेट फाइनेंशियल में गिव। क्वालिफिकेशन में क्या है? उसको आपने हिट करना है, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ समझ गए, याद चलेगा। अच्छा, अब आ जाए एडवर्स ओपिनियन। अल्फते की आ जाए, समझिए अल्फते की बैलेंस शीट है, अल्फते ही स्टॉक्स गलत है, हमने क्या डिसाइड किया कि ये कौन सा इफेक्ट है? परवेसिव। उसका भी स्टॉक गलत है, इसका भी स्टॉक गलत है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमने क्या कहा? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर स्टॉक्स फाइनेंशियल में गिव टू एंड, फिर भी यही बोला ना हमने। कंपनी चेंज कर दें, ऊपर कौन सी आ गई? ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है, अल्फते आ गई, सिग्निफिकेंट अमाउंट आ गई। अब उसी स्टॉक्स की वजह से अकाउंट्स क्या हो गए हैं? परवेसिव इफेक्ट आ गया उन पर। अब आप क्या कहेंगे? अब आप कौन सा ओपिनियन देंगे? एडवर्स ओपिनियन क्या है? इन आवर ओपिनियन because of the significance of the effect of misstatement in stocks, financial statements do not give true and fair view। फर्क समझ गए? क्वालिफाइड, मैं रिपीट करता हूँ, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वालिफिकेशन में क्या था? इन आवर ओपिनियन, सुने लिखने की जरूरत नहीं, बुक में बहुत लिखा हुआ है। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ स्टॉक्स फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। वही स्टॉक्स हैं, कंपनी चेंज हुई, सिनेरियो चेंज हुआ, क्या बन गया? इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर फाइनेंशियल में डू नॉट गिव। ठीक है, वही स्टॉक्स हैं, एविडेंस नहीं ले सके आप अल्फते का, कौन सा ओपिनियन देंगे? ठीक है, आप क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटर्स इनएबिलिटी रिलेटिंग टू स्टॉक वी आर नॉट इन द पोजीशन टू गिव एनी ओपिनियन। हम डिस्क्लेमर देते हैं, हम कोई ओपिनियन नहीं देते, हम इस काबिल नहीं, हम ऑडिट नहीं कर सके। अल्फते का अगर स्टॉक्स नहीं किया तो फिर किया क्या? अल्फते का अगर स्टॉक्स नहीं किया तो फिर ठीक है, समझ गए ना? लैंग्वेज सुने, मैं याद हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, डेटर्स, हाँ, सबसे पहले क्या है? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ स्टॉक्स फाइनेंशियल में गिव। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ स्टॉक्स फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड। इन आवर ओपिनियन because of the significance of the effect of misstatement in stocks financial में do not, क्योंकि उस स्टॉक्स की गलती की वजह से सारी की सारी बेड़ा गर्क हो गया बैलेंस शीट का, अकाउंट्स का, समझ गए? इन आवर, यहाँ तो ओपिनियन देने ही नहीं आपने, क्योंकि आप उस काबिल ही नहीं, ऑडिट करते तो ओपिनियन देते, आपको एविडेंस ही नहीं मिला। Because of the significance of the matter discussed in stocks, we are not in the position to give any opinion. We cannot give any opinion. We are unable to form any opinion. ठीक है? चलें आगे, कर लेंगे। ओवरडोज तो नहीं होगी आज? अच्छा, आगे हम थोड़ा सा और आए ना, थोड़ा सा और आगे ये रिपोर्ट्स कब करनी है, कैसे करनी, बाद में मैंने पढ़ानी है आपको। इस चैप्टर के एंड पे अगर हम आए तो अब ये देखें, ये 7.8 पे 6.5 आ रही है आपके पास, 7.8 पे आ जाए। 7 पीछे होगा,
क्विकली जरा आ गए यहाँ पे ये 5 इलस्ट्रेशन आ रही हैं। क्यों जी? पांच इलस्ट्रेशन आ रही हैं। पहली इलस्ट्रेशन पे आ जाए नीचे, मैं सिर्फ आपको रेलेवेंट चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। पेज 243 पे ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है, पेज 143 के फर्स्ट पैराग्राफ पे, सॉरी क्या कह रहा हूँ, पेज कौन सा है, 243। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूँ, ओपिनियन पैराग्राफ है ये। अगर आप थोड़ा सा पीछे आए, पेज 242 पे हैं, पेज 242 पे हैं तो देखें ओपिनियन लिखा हुआ है, लिखा हुआ। ये एक मॉडल ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है। कौन सी? मॉडल रिपोर्ट है, ठीक है। ओपिनियन पैराग्राफ का पहला पैराग्राफ मैं स्किप कर रहा हूँ, रेलेवेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाए, 243 पेज पे क्या कह रहा है ऑडिटर? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन का आ रहा है बिल्कुल नीचे, वहाँ पे सारी बात की हुई है कि जी इन्वेंट्रीज में गलती है, लिखा हुआ ना, कंपनी इन्वेंट्रीज की बात कर रहा हो। लफ्ज़ क्या यूज़ किया उसने? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये सुने, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ। कौन सा ओपिनियन होना चाहिए? क्वालिफाइड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाए, ठीक है। इन आवर ओपिनियन, आगे इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्यू टू का वर्ड सुना था मैंने आके? नहीं, कौन सा वर्ड? जो मैं बोल रहा हूँ वही देखे नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, मैं कोई इधर की बातें नहीं करता। इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन फलाना पैराग्राफ, ठीक है। आगे जाके वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट लिखा हुआ ना कि सारे के सारे सब कुछ क्या हो गया? गलत। समझ गए कौन सा ओपिनियन है? एडवर्स। एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाए, इसका भी ओपिनियन का ओपिनियन पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ, ओपिनियन में सेकंड में, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द, वही वर्ड, उसने कुछ चेंज नहीं किया, उसने आपको इजाजत ही नहीं चेंज करने की। ठीक हो गया। चौथी आ जाए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाली, चौथी एग्जाम्पल में, फोर्थ वन पे जल्दी से आ जाए, हम खत्म करें। आगे जी, उसने ओपिनियन की बात नहीं की। ओपिनियन की बात क्यों? आप तो ओपिनियन देने के काबिल ही नहीं है, आप तो ओपिनियन देने के काबिल ही नहीं है। आप ओपिनियन कब देते हैं? हम एविडेंस मिलता, वो तो मिला नहीं आपको, वही लिख रहे हैं। अब वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया। हम कोई ओपिनियन, हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, डिस्क्लेमर ही है ना ये। क्यों? वो आगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन। ये बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन कहाँ है? इमीडिएटली नीचे उसकी हेडिंग आ रही है, वहाँ पे सारे मसले लिखे हुए, ये मसला हो गया। और ये मसला क्या होगा? ये क्या होगी? स्कोप लिमिटेशन, इसलिए डिस्क्लेमर दिया ना। और क्या होगी? मटेरियल। समझ गए जी? ये है जी रिपोर्टिंग, ठीक है। कल का हम अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं। कल हम ये जो 2 रह गए ना हमारे, ये तो हो गया ना आपका सारा, ये भी हो गया, ये सारा ये रह गया हमारा 706 वाली कुछ चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। हम कल क्या करेंगे? 706 को भी ऐसे मोटा मोटा टच लेंगे, ज़्यादा डिटेल में स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना हमने, रेलेवेंट चीज़। सिर्फ मेरी इसमें इंटेंशन ये है कि जब कभी हम दोबारा अपना पढ़ना शुरू करें, वहाँ वर्ड आ जाए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो आप ये नहीं कह सकते ये क्या होता है, एडवर्स क्या होता है, ये क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये एम्फेसिस क्या होता है। फिर मैं आपको मेन टॉपिक छुड़वा के इस पे लेके आऊँ, ठीक है। ये अब इस पे देखें ना, 2 दिन लगे आज, तो कई दफ़ा ऐसा टॉपिक आता है कि उसको समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, मेन टॉपिक रह जाता है। जैसे आज के लेक्चर में सबसे ज़्यादा टाइम हमने किस पे लिया है? परवेसिव समझाने में। अगर किसी का पढ़ते पढ़ते परवेसिव का वर्ड आ जाए
तो आधा लेक्चर उसमें लग जाएगा। समझ गए जी? क्लियर है? कल हम हार्डली 10-15 मिनट्स में लगाएंगे और फिर हम अपना नॉर्मल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 13 से। 13 से आपका चैप्टर है कोड ऑफ एथिक्स वाला। कुछ आपने पढ़े होंगे टेक्स्ट में, किसी और जगह पढ़े होंगे, उसको भी लेके चलेंगे और उसको ऑडिट के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस कर लें। कोई